दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ पोस्टपार्टम हैमरेज यानी पीपीएच एंड इट्स ट्रीटमेंट, उसके दूसरे पार्ट के साथ आज हम फिर आपके समक्ष हैं। पिछले पार्ट में हमने पोस्टपार्टम हैमरेज के कारण, कॉज और उसके सिम्टम्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी। आज हम इस पोस्टपार्टम हैमरेज के बारे में, उसके जो सिम्टम्स क्या क्या उसमें आते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें, उस कॉम्प्लिकेशंस के साथ रूब्रिक्स उसका क्या क्या होगा हमारे रेपर्टरी में, होम्योपैथिक रेपर्टरी में। इन्हीं बातों की हम चर्चा करेंगे कि पोस्टपार्टम हैमरेज के साइन, सिम्टम्स, कॉजेटिव फैक्टर्स के साथ का रूब्रिक्स क्या क्या होगा हमारे इस होम्योपैथी में। हम लोग रूब्रिक्स कैसे उसका बनाएंगे ताकि पीपीएच का हम सफल इलाज कर सकें। इसके पहले हम आपके समक्ष कुछ जो प्रश्न आए हैं उनका समाधान हम कर देना चाहेंगे। दो लोगों का खास करके एक कमेंट आया था। एक हमारे प्रिय मधुसूदन प्रसाद सिंह जी हैं, जिन्होंने पूछा था कि नई चीनी की बीमारी हो गई है। नई चीनी कहने का मतलब हुआ कि हाल में, अभी तुरंत ही पुरानी नहीं हुई है, तो नई चीनी की बीमारी हो गई है। उसे होम्योपैथिक चिकित्सा से ठीक किया जा सकता है या नहीं, या होम्योपैथी दवा भी चीनी को सप्रेस कर देगा क्या, या दबा कर रखता है, ये उनका प्रश्न है। तो प्रिय हमारे मधुसूदन भाई जी, ये नई बीमारी हो या पुरानी हो, यानी एक्यूट केस हो या क्रॉनिक हो, अपने होम्योपैथी में सारे रोगों की दवा होती है और सारे रोगों की दवा मुकम्मल रूप से की जाती है। सवाल है कि हम उसकी चिकित्सा कैसे कर पाते हैं। यदि हम होम्योपैथिक विधान के अनुसार उसकी चिकित्सा करें तो चीनी ही क्या, कोई भी बीमारी ठीक हो जा सकती है। नई ही नहीं, पुरानी भी ठीक हो जाएगी। चीनी की ये डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2 की सफल चिकित्सा हमने की है। हम इसके बारे में एक एपिसोड बना करके हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे, ताकि और लोगों को भी इससे लाभ हो। और डायबिटीज़ इधर हाल में जो ये पूरे वैश्विक स्तर पर, खास करके भारत में भी डायबिटीज़ का केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में सफल चिकित्सा के लिए हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने विचार, अपने अनुभव को एक दूसरे के समक्ष रखना चाहिए। तो इसकी चिकित्सा मुकम्मल रूप से चीनी की जा सकती है, और मैंने चिकित्सा की है। ऐसा कि इंसुलिन के साथ ट्रीटमेंट किए हुए केस का भी चिकित्सा किया है। हम इसके बारे में एक एपिसोड बनाएंगे। और यह जब भी हम लोग होम्योपैथिक तरीके से यदि चिकित्सा करते हैं वास्तव में, तो यह सप्रेस नहीं होगा। हमारा हमेशा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो क्यूरेटिव ही होता है, और वह परमानेंट ठीक करता है। परमानेंट ठीक ही नहीं, बल्कि यह हम लोग कहें कि वह फिर से रीस्टोर द सिक टू हेल्थ टू डिजीज। तो यह हमारा होम्योपैथी है। अब तो हम इसका एक एपिसोड बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे, और हो सकता है इसके बाद ही हम इसका एपिसोड बना के आपके समक्ष
इसको पेश करें, करना भी चाहिए, चूँकि वैश्विक स्तर पर और ख़ास करके भारत के स्तर पर यह रोग अभी काफ़ी उभर कर सामने आ रहा है। यहाँ तक कि हमने 5 साल 7 साल 8 साल के बच्चे में ये डायबिटीज़ के केस को देख रहे हैं। तो आइए दूसरे हमारे एक प्रश्न आए थे कि ये प्रश्न प्रिय रजनीश कुमार जी का है कि लकवा के इलाज की जानकारी देने की कृपा करें। निश्चित रूप से रजनीश कुमार जी, हम निराश आपको नहीं करेंगे। निश्चित रूप से हम इसका भी एक एपिसोड बना करके लकवा का यानी पैरालिसिस का हम एक एपिसोड बनाएंगे। 1-2 एपिसोड भी हो सकता है, बनाने पर है कितना हो, लेकिन हम इसकी जानकारी भी देंगे आप लोगों को। निश्चित रूप से जो हम जानते हैं उसको हम आपके समक्ष निश्चित रूप से साझा करेंगे। और हम कुछ भी रखना नहीं चाहते हैं, हम पूरे हृदय से उस बात को, हम अपने अनुभव को आपके समक्ष साझा करते हैं। पिछले दिन भी एक अनुभव हमने साझा किया था गाय के बारे में, तो हम 2 बार फेल हुए रस्टक्स दे करके, आपको ये भी बताया उसमें कि हमने रस्टक्स दिया और फेल कर गए। तब बाद में फिर हम उसमें रेपर्टराइज करने के बाद तब हम पास किए, पल्स दिया तो ठीक हुआ। तो इस तरह से हम जो फेलियर होते हैं वो भी आपके समक्ष हम रखते हैं, और जैसे होता है हम उसको आपके समक्ष रखते हैं। तो अब आइए अब हम लोग इस पोस्टमार्टम हेमरेज को देखें कि असल में होम्योपैथी में अपने यहाँ सबसे बड़ा जो समस्या है वो है रूब्रिक्स का। कैसे रूब्रिक्स होगा और कहाँ मिलेगा। वर्ड इंडेक्स में सारी बातें मिल जाएगी, और हम रोग के बारे में जो मेडिकल टर्म्स है, इसीलिए अंग्रेजी में मैक्सिमम अंग्रेजी के टर्म्स को हमारे रेपर्टरी में दिया गया है, मेडिकल टर्म्स को नहीं दिया गया है, कम दिया गया है। लेकिन हम उसको मेडिकल टर्म्स को कैसे अंग्रेजी के टर्म में ट्रांसलेट करते हैं, बस यही काम करना है। और यदि हम इसको मेडिकल टर्म को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दें तो ये हमारा रूब्रिक्स हो जाएगा, होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका यानी होम्योपैथिक रेपर्टरी का रूब्रिक्स हो जाएगा। तो आइए देखिए कि पोस्टमार्टम हेमरेज के जो सिम्टम्स हैं सारे, उसमें जो उभर के बातें आती हैं मुख्य रूप से, उसका हम लोग कैसे ये रूब्रिक्स कहाँ खोजेंगे। तब बताए थे कि पोस्टमार्टम हेमरेज का मतलब होता है कि जन्म के बाद से लेकर के 32 सप्ताह के अंतर्गत यदि ब्लीडिंग होता है, यूटेराइन ब्लीडिंग होता है, तो ऐसे ब्लीडिंग को हम लोग PPH यानी पोस्ट बाद में पार्टम जन्म के, और हेमरेज यानी ब्लड निकलना, तो उसे पोस्टमार्टम हेमरेज PPH कहते हैं। आइए हम देखें, अब इस पोस्टमार्टम हेमरेज को हम देखते हैं। तो टोटल इसके जो सिम्टोमेटोलॉजी होंगे, सिम्टोमेटोलॉजी कॉज और उसके कॉज के भी सिम्टम्स, तो हम देखें उसमें कि हम कैसे क्या हम रूब्रिक्स बनाते हैं। तो इसके साइन सिम्टम में सबसे पहला था कि अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग रुकता नहीं है, और बहुत ज़्यादा 500 ml से ज़्यादा जब ब्लीडिंग लॉस हो जाता है वह लाइफ थ्रेटनिंग होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग है, हम उसके लिए रूब्रिक्स बनाते हैं। मैंने जेनाइटेलिया में फीमेल हेमरेज को देखेंगे हम लोग, जो छोटा वाला केंट रेपर्टरी में 719 पेज पर है, उसमें सी मेट्रोरेजिया, हम लोग मेट्रोरेजिया को देखेंगे। हेमरेज में 719 पर जब देखते हैं तो उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है सी मेट्रोरेजिया। तो मेट्रोरेजिया हम देखते हैं पेज 729 पर, उसमें पूरा मेट्रोरेजिया में हेमरेज की बात कवर करता है। उसमें सारे और आफ्टर लेबर्स 730 पेज में उसी में दिया है। एंड उसके भिन्न भिन्न कैरेक्टर्स हैं, जैसे ब्लड के जो कैरेक्टर होंगे, जैसे मान लीजिए कि ये पोस्टमार्टम हेमरेज के ब्लड ब्लैकिश है,
या ब्राइट रेड है या फिर कोगुलेटिंग है, नॉन कोगुलेटिंग है, थिन है, थिक, ये सारे कैरेक्टर्स उसमें मिलते हैं। तो इस तरह से यदि पूरा हम उसके हैमरेज को देखें, ये 729 पेज में से 731 पेज तक ये पूरा मेट्रोरेजिया और उसके कैरेक्टर्स, उसके ब्लड के कैरेक्टर्स, और साथ ही साथ मेट्रोरेजिया के जो और कॉज हैं, जैसे मान लीजिए कि कॉज हो सकता है उसके, उन कॉजों को भी लिखा है। मेंटल सिम्टम्स के साथ लिखा है, जैसे मान लीजिए कि वहाँ गुस्सा के बाद ऐसा हुआ हो या फिर एंजाइटी के बाद ऐसा हुआ हो, तो वो सब भी उसमें हम अलग अलग देख लेते हैं इस तरह से। और आफ्टर लेबर में 730 पेज में है, उसे भी हम देख लेंगे। फिर लेबर ड्यूरिंग 730 पेज उसी जगह। अब एंटीपार्टम हेमरेज सी एबॉर्शन वाले में देख लेंगे एंड इट्स कैरेक्टर को देखेंगे 714 पेज से 713-14 पेज में, तो वो भी देखेंगे। सी ऑल्सो मेट्रोरेजिया, और मेट्रोरेजिया को भी फिर इसमें भी मेट्रोरेजिया और उसके कैरेक्टर्स को हम देखेंगे 729 पेज पर। ये चूँकि फेंटनेस फ्रॉम लॉस ऑफ फ्लूइड, ये पेज ये 1360 पर है, जिसमें चाइना और फास्फोरिक एसिड और ट्रिलियम, ये 3 मेडिसिन उसमें आया है। साथ ही साथ फेंटनेस ड्यूरिंग लेबर, ये सिमिसिफ्यूगा, कॉफिया, नक्स वोमिका, पल्सेटला, सिकेलकोर और वेरेट्रम, ये 1360 पेज पर ये भी आया है। अब उसके साथ सारे जो कॉज जो टीयर्स के कॉज होते हैं और जितने भी टीयर्स होंगे ये भी हेमरेज में ही आपको मिल जाएंगे, ये सारे कवर उसी में करते हैं। अब जितने भी हैं कि अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग ड्यू टू एनी कॉज इंक्लूडिंग टीयर्स, प्लेसेंटा प्रीविया, ये सारे मेट्रोरेजिया में कवर करेंगे। और एक बात और हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा साइन सिम्टम्स आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि गुस्सा के बाद, तो गुस्सा के बाद यानी मेट्रोरेजिया में ठीक वैसा आफ्टर एंगर नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में हम ये मेंटल सिम्टम्स में कि एलिमेंट्स आफ्टर एंगर, इसको हम रूब्रिक्स को ले लेंगे। तो इस तरह से हम रूब्रिक्स उसमें हम उसके अनुकूल बना के हम रूब्रिक्स को देखेंगे। अब दूसरा था ये फिर हेमोरेजिक फीवर, एक और आया था कि हेमोरेजिक फीवर, उस अवस्था में फीवर हो जा सकता है, तो 1285 पेज में है। कन्वल्सन हो सकता है, जैसे का 2 उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। तो कन्वल्सन हो सकता है, परप्यूरल कन्वल्सन 1355 में, ये ड्यूरिंग और रिलेटिंग टू द पीरियड ऑफ अबाउट 6 मंथ 6 वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ये 6 सप्ताह के अंतर्गत मदर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिटर्न टू ओरिजिनल नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन, ये उसमें हम वहाँ जच्चा बच्चा में वो परप्यूरल कन्वल्सन परप्यूरल में 1355 पेज पर हम देख लेंगे। फिर अब दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर, इसके एक कारण हाई ब्लड प्रेशर हो सकते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर होने से भी पोस्टपार्टम हेमरेज हो जा सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर में हम देखेंगे तो उसमें जो भी रिलेटेड सिम्टम्स होंगे हाई ब्लड प्रेशर में, तो उन तमाम रिलेटेड सिम्टम्स को, साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे। एज फॉर एग्जांपल वर्टिगो, पर्स्पिरेशन, फेंटनेस एंड ऑल्सो सी कॉजेटिव फैक्टर्स, यानी कॉजेटिव फैक्टर को देखेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर आफ्टर एंगर, सौरो
या उसका दौरा एंजाइटी के बाद पड़ा है, तो ऐसा हम लोग इस रूब्रिक्स को देख लेंगे। अब आइए तीसरा है, उसको सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम लोग हाई ब्लड प्रेशर का कर लेते हैं। फिर तीसरा प्रोलॉन्ग लेबर, यानी लेबर में बहुत देर होना, बच्चा होने में बहुत देर होना, तो प्रोलॉन्ग लेबर। अब इसमें जेनाइटेलिया फीमेल में कंजेशन के अंतर्गत यूटेरस और हेमरेज आफ्टर चाइना लिखा है, उसमें पेज 716 पेज पर, यानी जेनाइटेलिया फीमेल कंजेशन यूटेरस हेमरेज आफ्टर, यानी हेमरेज आफ्टर यूटेरस कंजेशन, इसको हम देखेंगे पेज 716 पेज पर। फिर कंसस ऑफ यूटेरस पेज 716 हेलोनियस और म्यूरेक्स है। क्रैक्स पेज 716 कार्बोवेज ग्रेफाइटिस नाइट्रिक एसिड आर्टिका यूरेंस। इनलार्ज्ड ओवरी पेज 717 सी स्वेलिंग में भी ऑल्सो इसको देखा जा सकता है, स्वेलिंग में। और इनलार्ज यूटेरस 717 पेज पर ही। बहुत दवा था इसलिए हमने दवा का नाम नहीं बोल रहे हैं, जहाँ एक दो दवा है उसका बोल देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑस, ये सारे कहाँ मिलेंगे आपको, जेनाइटेलिया फीमेल में ही है। कॉन्ट्रैक्शन ऑस एस्पाजमोडिक ड्यूरिंग लेबर पेज 716। कॉन्ट्रैक्शन यूटेरस पेज 716। कॉन्ट्रैक्शन यूटेरस आवर ग्लास पेज 716। ये आवर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन क्या है? एक ये नई बात आई है कि आवर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन, तो आवर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन इज ए नैरोइंग ऑफ ऑर्गन सेंटर ड्यू टू एबनॉर्मल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। इट कैन अकर इन द यूटेरस, स्टोमक और एज ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो यूटेरस आवर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, आवर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन कैन ट्रैप द प्लेसेंटा in the upper part of the uterus, which can lead to excessive blood loss after delivery. The uterus hourglass shape is found by a तो ये आवर ग्लास एक ऐसा आया था, आवर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन। यूटेरस में ऐसा हो जाने से ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। ये फॉर्म्ड बाय ए नैरोइंग रीजन बिटवीन द यूटेराइन बॉडी एंड द इनलार्ज्ड सर्विक्स। तो ये आवर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, आवर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन कैन ट्रैप द प्लेसेंटा इन द अपर पार्ट ऑफ द यूटेरस, which can lead to excessive blood loss after delivery. The uterus hourglass shape is formed by a narrowing region between the uterine body and the enlarged सर्विक्स। अब जेनाइटेलिया फीमेल में ही फिर देखेंगे इन्फ्लामेशन यूटेरस, इन्फ्लामेशन यूटेरस हैमरेज आफ्टर पेज 729, यानी इन्फ्लामेशन यूटेरस आफ्टर हैमरेज। इसको हम लोग रूब्रिक्स में देखेंगे, इन्फ्लामेशन यूटेरस हैमरेज आफ्टर 719 पेज पर है। चाइना जिसमें है, चाइना और प्लेटिना है। इन्फ्लेम्ड यूटेरस आफ्टर लेबर, यानी लेबर आफ्टर पेज 719, नक्स वोमिका, सेवाइना और सीकेल। इस तरह से यहाँ पर इसको हमने देखा। अब फिर हम आगे चलते हैं। तो ये प्रोलॉन्ग लेबर
लेबर के बाद ओबेसिटी, एक कॉज इसका ओबेसिटी है, यह पेज 1376 पेज पर है। तो ट्रीट सिम्टोमेटोलॉजिकली इसका करेंगे। ओबेसिटी भी एक आया है, अपने यहाँ रूब्रिक्स है। इन्फेक्शंस का भी रूब्रिक्स जहाँ तहाँ मिलता है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स के अनुसार उसमें क्या क्या होता है। इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, और उस इन्फेक्शंस में क्या क्या होगा, दर्द होगा, इन्फ्लामेशन होगा, उसके हम कैरेक्टर को और उस पार्ट के कैरेक्टर को हम देख लेंगे। फिर फॉरसेप और वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी में भी पोस्टमार्टम हैमरेज हो जाता है। तो ऐसा होने का कारण होता है कि फोर्सेप या वैक्यूम जो असिस्टेड करते हैं, इससे वहाँ शॉक लगता है। तो शॉक लगने के कारण तो हम उसको शॉक फ्रॉम इंजुरी या इंजुरी वाले चैप्टर में हम देख लेंगे, पेज 1399 जेनरलिटी में शॉक फ्रॉम इंजुरी, और ये 1399 पेज, और इंजुरी 1368 पेज पर। एनीमिया हैमरेज आफ्टर, ये पेज 1345 पर है। एनीमिया कमजोरी हो जाता है हैमरेज के बाद। अब एक और इसके कॉज हैं हिस्पैनिक इथेनिक बैकग्राउंड, एशियन हिस्पैनिक इथेनिक बैकग्राउंड। तो लैटिन अमेरिका और ये एशिया के लोगों में भी यह अधिक पाया गया है, और इस बैकग्राउंड्स के जो होंगे तो उसका हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, आँख ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, स्किन कलर, ये सारे इस हिसाब से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट इसका कर लेते, कॉन्स्टिट्यूशनल हम रूब्रिक्स बना लेंगे। अब डिक्रीज ब्लड प्रेशर ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड, डिक्रीज ब्लड प्रेशर ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। तो इसमें हमारा जो है वो एनीमिया जेनरलिटी में है, एनीमिया पेज 1344 पेज पर। फिर इंक्रीज्ड हार्ट रेट ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड, इसको भी हम इसी में एनीमिया जेनरलिटी के एनीमिया में पेज 1344 पेज पर देखेंगे। फिर स्वेलिंग एंड पेन इन वेजाइना, पेज 731 पेज पर है। और पेन इन वेजाइना ये पेज 731 पर, पेन कभी कभी उसके साथ पेन होगा, और उसका कैरेक्टर हम 731 पेज पर, और स्वेलिंग का कैरेक्टर को हम देखेंगे 744 पेज पर अपने रूब्रिक्स में। स्वेलिंग इन वेजाइना। टोन एटोनी ऑफ यूटेरस, अब एटोनी आपको बताए थे कि जो टोन होता है उसका वास्तविक जो नॉर्मल टोन होता है उससे ज़्यादा हो जाने पर या तो रिगिडिटी हो जाती है, रिगिडिटी हो जाने के बाद एटोनी, इसका कहा था कि एटोनी हो जाता है, तो यह इसको एटोनी बोलते हैं। टोन में गड़बड़ हो जाने के बाद, यूटेरस के टोन में यदि गड़बड़ हो जाए तो उसे एटोनी कहते हैं। तो यह एटोनी पेज 715 पेज पर, जेनाइटेलिया में ही है, 715 पेज पर ये एटोनी है। फिर इक्लेम्पसिया, इसका एक कॉज इक्लेम्पसिया भी हो सकता है। तो इक्लेम्पसिया में प्री इक्लेम्प्टिक स्टेज में स्वेलिंग, फुट, फेस और हैंड्स इटीसी, हाइपरटेंशन और एल्ब्यूमिनेरिया, ये तीनों सिम्टम, तीन में से यदि 2 सिम्टम्स ये प्रेगनेंसी के दरमियान पाया जाए तो इक्लेम्पसिया होने का चांस रहता है, और उसे प्री इक्लेम्प्टिक स्टेज कहते हैं। इसके साथ यदि हार्ट और लीवर का गड़बड़ हो तो वो ज़्यादा और संभावना बनती है। तो एल्ब्यूमिनेरिया, हाइपरटेंशन और ओएडिमा, ये 3 बात होने पर प्री इक्लेम्प्टिक स्टेज आता है। हम इसकी चिकित्सा ओएडिमा, फूट, फेस, ये जहाँ का होगा ओएडिमा, हम लोग उसको ओएडिमा ऑलरेडी रूब्रिक्स हम लोगों के यहाँ है। हाइपरटेंशन में जो होगा उस हो सकता है माथे में चक्कर हो, या फेंटनेस हो, या गिर जाना हो, या बहुत अधिक पर्सपिरेशन हो, पसीना हो, तो ऐसा सिम्टम्स हम इसमें खोज के। और एल्ब्यूमिनेरिया यूरिन के में यूरिन
वाले चैप्टर में एल्ब्यूमिनस यूरिन एल्ब्यूमिनस लिखा है। ये अब हम लोग एगुमेंटेड लेबर यानी प्रसव पीड़ा का धीमा हो जाना। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो प्रसव पीड़ा को बढ़ाने के लिए, उत्तेजित करने के लिए। तो इसके लिए हम वो देखते हैं लेबर पेन, सी ऑल्सो पेन, लेबर पेन में 739 पेज पर हम लोग देखते हैं। तो लेबर पेन के बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, वो लगभग वहाँ 1.5 से 2 पेज तक है। उसमें बहुत सारे इसके कैरेक्टर्स हैं, उस कैरेक्टर के अनुसार हम लोग यहाँ मिला लेंगे। लेबर पेन वाले में ये जेनेटेलिया में ही लेबर पेन और लेबर पेन लाइक 2 ये रूब्रिक्स आया है। अब क्लोरियो एमनियोनाइटिस यानी यह सीरियस इन्फेक्शंस इन प्लेसेंटा में सीरियस काफ़ी गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे जच्चा बच्चा दोनों प्रभावित हो जाता है पहले होने पर। लेकिन यह कॉज एक पीपीएच का भी एक कॉज है यह। तो ऐसी अवस्था में फिर जो इन्फेक्शंस वो कैसे हो जाता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, या इन्फ्लामेशन हो जाता है, इंड्यूरेशंस हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, ये सारे उस पार्ट के सिम्टम्स को लेके हम फिर रिपर्टराइज कर लेते हैं, ये रूब्रिक्स बना लेते हैं। अब फीटल ये मैक्रोसोमिया, फीटल मैक्रोसोमिया यानी लॉन्गर फीटस देन 4000 ग्राम यानी 4 किलो से बड़ा यदि फीटस होता है तो ऐसी स्थिति में ये डिलीवरी के समय समस्या उत्पन्न हो जाता है। फिर जो प्यूबिक स्पेसेस हैं उससे निकलने में उसको दिक्कत हो जाती है। ऐसी स्थिति में या तो वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी कराई जाए यदि संभव हो, फीटस के आकार प्रकार पर वह निर्भर करेगा, या फिर ये फोर्सेप्स डिलीवरी या असिस्ट करके निकालेगा, या नहीं तो फिर वो ऑपरेशन करके सिजेरियन करके इसका बच्चे को निकाला जा सकता है। फिर मैटरनल एनीमिया, तो मैटरनल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दरमियान है तो सी एनीमिया को हम देख लेंगे। जनरलिटी में है 1344 पेज पर। और मल्टीफीटल गेस्टेशन, मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी 1 से 2 बच्चे होते हैं तो उसको ट्विन कहा जाता है, TWIN ट्विन। तो ट्विन गेस्टेशन या फिर मल्टी गेस्टेशन यदि होता है, मल्टीफीटल गेस्टेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में भी बारी से ये प्रसव कराया जा सकता है। या फिर यदि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होता है तो ऐसी स्थिति में असिस्टेड यानी आर्टरी फोर्सेप या वैक्यूम असिस्टेड और दूसरा वही सिजेरियन फिर इसमें आवश्यक हो जाएगा। फिर हम मैनेजमेंट की बात भी करेंगे अगले इसके अगले एपिसोड में हम मैनेजमेंट की बात भी करेंगे। अब प्राइमेपेरिटी यानी प्रथम प्रसव, उसमें थोड़ा सा जो रिगिडिटी हो जाते हैं या जो ऑर्गन्स अनडेवलप्ड होते हैं, तो ऐसा अनडेवलप्ड हमारा रूब्रिक्स है, उसको हम वहाँ पर उस तरह से रूब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब प्लेसेंटा रिटेंड प्लेसेंटा भी इसके कारण है, तो ये पेज 743 पेज पर है। अब मेट्रोरेजिया फ्रॉम रिटेंड प्लेसेंटा, ये 731 पेज पर। तो इस तरह से हमने देखा, ऐसा नहीं है कि हम सारा रूब्रिक्स हम ही बनाए, ये एक हम उदाहरण आपके समक्ष पेश किया है। और जहाँ भी इससे जो भी प्रॉब्लम, अब 2 तरह की बातें होगी, 2 तरह नहीं कहिए 3 तरह की बातें होगी। एक तो कॉजेटिव फैक्टर्स होंगे, तो कॉजेटिव फैक्टर्स के आधार पर हम उसके कॉजेटिव का हम रूब्रिक्स बनाएंगे।
दूसरा सिम्टम्स आएगा, जनरल सिम्टम्स आएगा, फिजिकल सिम्टम्स आएंगे। फिजिकल सिम्टम्स को कलेक्ट करेंगे और उसका रूब्रिक्स तैयार करेंगे। और तीसरे जो पैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स या फिर ब्लड के क्या जो निकलते हैं उसके क्या कैरेक्टर्स हैं, और उसके जो कॉम्प्लिकेशन, जैसे मान लीजिए कि अधिक ब्लीडिंग हो जाने के बाद फेंटनेस हो जाना, हार्ट रेट बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का घट जाना, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसका उस तरह से रूब्रिक्स बना लेंगे। साथ ही साथ इसके मैनेजमेंट भी करने की ज़रूरत होगी, और यहाँ पर तुरंत ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट आवश्यक हो जाता है, चूँकि यह जानलेवा नहीं है। PPH जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन लॉस ऑफ ब्लड, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाने के कारण वो डेथ हो सकता है। और इसी तरह से हम लोग रूब्रिक्स बनाएंगे। हम एक थोड़ा इस पर आवश्यक समझते हैं कि मैनेजमेंट भी एक देना आवश्यक होगा, तो हम मैनेजमेंट के साथ हम फिर अगले दिन उपस्थित होते हैं आपके समक्ष। कुछ प्रश्नों के जो जवाब हमने बताए वो भी देना है, और वो हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे बना करके दे देने का। हमारे प्रिय मधुसूदन प्रसाद सिंह जी का है और हमारे प्रिय रजनीश कुमार जी का है। इन पर हम निश्चित रूप से, ये हमारे लिए आप निश्चित रूप से आपने हमारा मार्गदर्शन किया है, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। फिर इसी तरह से आप देखते रहे, फिर आप लोगों को क्या चाहिए वो आप जैसा चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि नॉलेज इज नेवर परफेक्ट, हम परफेक्ट है ऐसी बात नहीं है। हम प्रयास करेंगे आपके साथ अपने अनुभव और जो भी उस रोग से संबंधित ज्ञान होगा और उसके रूब्रिक्स बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। हम अपना अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं, आप भी अनुभव हमारे साथ शेयर करें। इन्हीं बात के साथ हम फिर आपसे एक बार गुजारिश करते हैं कि इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहें, ताकि हमारा मार्गदर्शन हो, हमारा हौसला बुलंद हो सके, और इस तरह से हम लोग मिलजुल करके काम को आगे करें, मानव की सेवा करें। ये निश्चित है कि हम बच नहीं सकते हैं, कोई नहीं बचा, रामकृष्ण इस दुनिया में नहीं बचे, हम लोग क्या बचेंगे। तो हम बच नहीं सकते हैं, लेकिन बचा तो सकते हैं। तो जितना बचा सकते हैं उसी को हमारा बचाने का सार्थक प्रयास होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ फिर हम एक बार आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करने का हम गुजारिश करें। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद।